स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं फंक्शन ऑफ लिपिड्स या वसा के कार्य। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें हमने लिपिड के बारे में अध्ययन किया और यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह उन्हीं लिपिड्स का जो चैप्टर है उसी के कॉन्टिन्यूशन में आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है फंक्शन ऑफ लिपिड्स। इससे पहले का लिपिड का चैप्टर थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि लिपिड के चैप्टर में आपने अध्ययन किया है कि लिपिड्स जो हैं वे क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन। लिपिड्स जो हैं वो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के ईस्टर्स होते हैं जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। लिपिड के कॉम्पोजिशन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसके बाद आपने यह जाना था कि लिपिड्स का जो क्लासिफिकेशन बताया गया है जिसमें लिपिड्स को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वे? सरल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड्स जो होते हैं वे लिपिड्स होते हैं जो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। उसके अंदर अन्य कोई कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व नहीं होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं और वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के ईस्टर्स होते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है वो होता है कंपाउंड लिपिड्स का। संयुक्त होते हैं जो संयुक्त लिपिड, यौगिक लिपिड या कंपाउंड लिपिड्स, इसमें वे लिपिड्स आते हैं जिसमें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल तो होते ही हैं, साथ में कोई कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसको हमने एग्जाम्पल से समझा था, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लाइकोजन जुड़ा हुआ होता है लिपिड्स के साथ। उसी तरह से फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? फॉस्फोरस जुड़ा हुआ होता है लिपिड्स के साथ। और ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन है। तो लाइपोप्रोटीन जो होता है उसमें लिपिड के साथ प्रोटीन अटैच होता है। लाइपोप्रोटीन ब्लड में उपस्थित होते हैं और ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और इसी तरह से तीसरा प्रकार था डिराइव्ड लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड। अब व्युत्पन्न लिपिड जो होते हैं ये वे लिपिड होते हैं जो जब लिपिड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है या जल अपघटन किया जाता है तो जो मध्यवर्ती पदार्थ प्राप्त होते हैं वे व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। जैसे इसमें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल तो आते ही हैं, इसके अलावा स्टेरॉइड्स जो हैं, स्टेरॉइड्स के बारे में अध्ययन किया था आपने, वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन ऑफ लिपिड या लिपिड्स के कार्य क्या होते हैं। कोई भी पोषक तत्व जो आहार द्वारा ग्रहण किया जाता है उसका शरीर में जाके अपने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जैसा कि आपने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस पढ़े थे, हमने प्रोटीन के फंक्शन पढ़े थे, उसी तरह से लिपिड्स के भी फंक्शन है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि जो न्यूट्रिएंट्स में 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो होती है वह 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। वहीं 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वह भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु वसा जो होती है यह वसा 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है उसके कंपैरिजन में जो वसा होती है वो दुगने से भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए जब पूरा डाइट प्लान किया जाता है तो जो वसा का इंटेक होता है उसे हम 10 to 20% के बीच में ही रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। क्योंकि यदि आहार में वसा का ज़्यादा इंटेक किया गया है या वसा ज़्यादा ग्रहण की गई है तो वह ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगी, और ज़्यादा अगर ऊर्जा प्रदान करेगी शरीर को तो उससे शरीर में वेट जो इंक्रीज़ होने वाला या मोटापा बढ़ने वाली जो चीज़ें हैं वह दिखाई देने लग जाती हैं। तो अभी हम जो मुख्य बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऊर्जा। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जैसा आपने अभी जाना कि 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब वसा का ऑक्सीडेशन होता है तो ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। और यह जो ऊर्जा है यह ऊर्जा कहाँ काम आती है? जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो
हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी है चाहे इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो अपने आप स्वतः ही चलती रहती हैं, और तो उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो वॉलेंट्री एक्टिविटी, जैसे हम जो आउटर एक्टिविटीज़ जितनी भी करते हैं, हमारी दिन भर की जो मूवमेंट होती है, वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह जो ऊर्जा है यह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से प्राप्त होती है। और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो ये इम्पॉर्टेंट फिगर स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वसा जो है, जो भी पादप है या जंतु है, तो उसमें ये एक तरह से स्टोरेज फॉर्म में भी होती है। अगर पादपों की बात की जाए तो जो फूड बनता है पादपों में, उनमें वसा जो है वहाँ पर स्टोरेज फॉर्म में होती है। और जैसे जब जर्मिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम प्लांट को यहाँ से एनर्जी भी मिलती है। और जंतुओं की अगर बात की जाए तो जंतुओं में क्या होता है, जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग है या अदर एनिमल्स हैं, तो उनके शरीर में वसा किस तरह से स्टोरेज होती है, उसके लिए जो हमारी स्किन होती है, स्किन के 2 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो जो डर्मिस वाला पार्ट है वहाँ पर फैटी टिश्यूज़ होते हैं। अब वो फैटी टिश्यूज़ में फैट सेल्स होती हैं। अब ये जो फैट सेल्स होती हैं, तो जितनी भी फैट हम कंज्यूम करते हैं वो पहले ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और वह ऊर्जा जो भी हमारे शरीर की एक्टिविटी के लिए चाहिए वो उसमें यूज़ हो जाती है। उसके बाद यदि अतिरिक्त मात्रा की ऊर्जा बची है शरीर में, तो वह फैट के रूप में वसी जो सेल्स हैं, फैटी टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर इकट्ठी होने लग जाती है। तो इस प्रकार ये जो वसा है एक तरह से जो हमारी बॉडी है उसमें स्टोर होने लग जाती है, या बॉडी का एक खाद्य भंडार भी है। यदि आपने अगर आपने उपवास किया है या 2 दिन तक खाना नहीं खाया है, तो उस समय जब फूड इनटेक बिल्कुल बंद हो गया है तो एनर्जी इनटेक भी बंद हो गया, तो अब शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो वह जो ऊर्जा होती है वह प्राप्त होती है, यह जो स्टोरेज फैट है, जो हमारे स्किन में डर्मिस वाले पार्ट में जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ की जो वसा है वो उसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, और उसी से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो लिपिड्स हैं ये खाद्य भंडार के रूप में जंतुओं में और पादपों में दोनों में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि विटामिन्स का अवशोषण। अब विटामिन्स के बारे में आपने ये पढ़ा है कि कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो वसा घुलनशील हैं, और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल घुलनशील हैं। तो जो वसा घुलनशील विटामिन है, जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के, ये ऐसे 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। तो यह जो लिपिड है वह इन विटामिन्स को भोजन के द्वारा अवशोषण करने में मदद करता है, क्योंकि यदि वसा नहीं है तो ये लिपिड उसमें ये जो विटामिन्स हैं वे उसमें नहीं मिल पाएंगे, घुल नहीं पाएंगे, और अगर नहीं ऐसा होता है तो उसका अवशोषण नहीं हो सकता है। अतः लिपिड्स जो हैं वह भी भोजन द्वारा लिया जाना आवश्यक होता है, और यह जो लिपिड्स हैं यह विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके अवशोषण में मदद करते हैं। और यह जो अवशोषण की जो प्रक्रिया है ये छोटी आंत में से प्रारंभ हो जाती है, तो वहाँ पर ये जो लिपिड्स हैं वो हेल्प करते हैं विटामिन्स के अवशोषण में। इसके पश्चात मुख्य बिंदु है कि जो लिपिड्स हैं ये कोशिका की संरचना का भी मुख्य घटक होते हैं। कोशिका में जब हमने कोशिका का चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वहाँ आपने अध्ययन किया था कि जो कोशिका झिल्ली है, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो एनिमल्स में होती है, और प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी होती है। परंतु जो एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन है वह लिपिड्स की बनी होती है, और उसमें भी कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरॉल्स। तो ये कुछ लिपिड्स हैं जिससे कोशिका झिल्ली बनी होती है। अतः यह जो लिपिड है इनका मुख्य कार्य क्या हुआ कि यह कोशिका झिल्ली का एक संरचनात्मक घटक भी होता है, इसलिए इसे भोजन के द्वारा लिया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा जो वसा होती है वह संरक्षण और ऊष्मारोधी का भी कार्य करती है। संरक्षण का मतलब है कि यह जो कोशिका है, ये जो फैट है, यह हमारे शरीर के अंदर, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी है, शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं
जो डेलिकेट ऑर्गन हैं उनको एक तरह का कुशनिंग प्रोवाइड करती है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है बाहरी आघातों से। इसके अलावा यह जो वसा होती है यह ऊष्मारोधी भी होती है। ऊष्मारोधी का मतलब यह होता है कि ऊष्मारोधी पदार्थ वह पदार्थ है जो जहाँ भी अगर उसको यूज़ किया जाता है तो वो अपने अंदर की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, अर्थात वहाँ से ऊष्मा को ना तो बाहर जाने देता है और ना ही बाहर की ऊष्मा का प्रभाव अंदर होता है। तो इस प्रकार से जो वसा होती है यह भी हमारे शरीर में ऊष्मारोधी का कार्य करती है। इसका बेनिफिट बॉडी को इस तरह से होता है कि जब आपने देखा है कि सर्दियों में जब आउटर एनवायरनमेंट जो है वो कम हो जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से शरीर में एक ताप का बैलेंस बनाए रखने के लिए जो वसा होती है वो वसा उसको मेंटेन करने का कार्य करती है, या हम यूँ कहें कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य जो है यह वसा करती है। इसके अलावा वसा जो होते हैं कई हार्मोन्स है हमारे शरीर में जिसके निर्माण में यह जो वसा है, जैसे पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे एराकिडोनिक एसिड होता है, तो ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है, तो उस हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब यह जो हार्मोन होता है यह हार्मोन फिर बॉडी में कई सारे फंक्शन करता है, जैसे कि रक्त का जब थक्का बनता है तो वहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा गर्भाशय में जब संकुचन की प्रक्रिया होती है तो उस समय प्रोस्टाग्लैंडिन अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ पेशियों के संकुचन में भी जो वसा से बना प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है उसमें ये अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा वसा से कई अन्य जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व हैं उनका निर्माण शरीर के अंदर होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है इसका निर्माण ये एक तरह का व्युत्पन्न लिपिड है और इसका निर्माण जो है वो वसा के द्वारा होता है। इसी के अलावा स्टेरॉइड हार्मोन है, विटामिन डी और बाइल एसिड्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो अपना एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं शरीर के अंदर, और इनके जो निर्माण की प्रक्रिया में या इनके संश्लेषण में इस वसा का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने ये पढ़ा कि लिपिड्स जो हैं बॉडी में किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो आप लिपिड्स के फंक्शन के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।